स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और तुम्हारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, सर ऐसा क्यों, ऐसा रिकॉर्डिंग क्यों आ रहा है सर हमारे पास। ऐसा रिकॉर्डिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं लैपटॉप से काम कर रहा हूँ, मेरे फोन पर, मोबाइल फोन पर पानी पानी चला गया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब जब तक वो ठीक होके नहीं आता तो शायद मेरे को ऐसे ही क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है इसमें। इसमें शायद पहले भी मैंने लेक्चर लिया है जब लाइव क्लासेस लेता था। अभी इसमें स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11th में इनसे पहले वाले दिन में क्लास 11th में क्या सिखाया था? तो क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में हमने बताया था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब समझाया था। ठीक है, अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, या अपने जीवन काल में, अपने टीचिंग जीवन काल में मैंने देखा है लोगों को पता होता है कि एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या है। मतलब वो रिटार्डेशन को हमेशा समझ लेंगे कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा है मतलब वो रिटार्डेशन है, वो गलत सोचना है। रिटार्डेशन का सीधा सा मतलब है जब चलने की डायरेक्शन या चलने की टेंडेंसी, जिस तरफ से पार्टिकल चल रहा है और जिस तरफ आपने फोर्स अप्लाई किया, अगर ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, दोनों मैंने आपको समझा दिया। आज क्या करते हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हमने अभी तक देखे थे, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का, उनको यूज करके कुछ रिलेशंस बनाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, बस अपन क्या करने वाले हैं, उन सारे फॉर्मूलाज को दोबारा से याद करवाने वाले हैं आपको, या बस डेरिवेशन बता देंगे क्योंकि आपको डेरिवेशन भी आता है। अब अगर मैं कुछ बेसिक डेफिनेशन बताऊं, हमने क्या पढ़ा है, v। अब अगर मैं v लिख रहा हूँ, v मतलब या तो ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है या ये क्या है, इंस्टैंटेनियस डिस्टेंस। दोनों एक जैसे ही है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी लिखूं या इंस्टैंटेनियस डिस्टेंस, इंस्टैंटेनियस स्पीड लिखूं, दोनों एक ही बात है। इसको अपन क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू ds अपॉन dt लिखते हैं क्या? ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिराइव करके बताया था कि जो v होता है वो ds अपॉन dt है। उसी तरह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस रेट से पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसी एक्सेलरेशन का मैंने आपको कुछ और डेफिनेशन बताया था। एक्सेलरेशन को v dv अपॉन ds ये भी लिख सकते हैं ना, इससे पहले वाले लेक्चर में ये डिराइव करके बताया था कैसे ये लिख सकते हैं। और इसी एक्सेलरेशन को आप डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d2s अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, दो बार ये जो लास्ट में जो डेफिनेशन लिखा ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, d अपॉन dt ऑफ s, d अपॉन dt ऑफ s v हो जाएगा, और v का जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है, या ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस है जिनको यूज करके हम क्या करेंगे, कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे ना, हम अब बात करने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, पार्टिकल जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है पार्टिकल जो है वो मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका क्या मतलब हो गया कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम ऐसे मोशन के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन जो है थ्रू आउट द मोशन क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अब मान लो मैं अगर ये जो डेफिनेशन था एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन v और t में एक रिलेशन इस तरह से लिखा हुआ है ना, अगर मैं इस वाले रिलेशन से स्टार्ट करूं, हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो है dv अपॉन dt, इस तरह से लिख सकते हैं। ये dt वाले टर्म को ना उधर भेज देते हैं। अगर मैं dt वाले टर्म को उस तरफ भेज दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, a dt। अब यहाँ पर क्या है, ये a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, a dt इक्वल्स टू dv, ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, अब याद रखना कि इसके आगे, अब अगर यहाँ पे a dt आ गया, यहाँ पे dv आ गया, अब क्या कर सकते हैं सर, इसके आगे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है,
कुछ तो कैलकुलेशन बच ही नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रहा सर क्या करना चाहिए। जब भी ऐसे सिचुएशन में फिजिक्स में फंस जाओगे ना, तो याद कर लेना कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस तरफ आ जाएगा इंटीग्रेशन में ए डी टी, और इस तरफ आ जाएगा इंटीग्रेशन में डीवी। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है। तो स्क्रीन पॉज करके अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे देखो। अब इसके आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो एक्सेलरेशन है इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं ना। क्यों निकाल सकते हैं सर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब भी आता है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता ना, जिसने इंटीग्रेशन वाले बेसिक लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उनको ये नहीं समझ में आएगा। a इंटीग्रेशन dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv हो गया, बिल्कुल। अब टाइम के लिमिट्स, ये जो dt है, ये dt है, मतलब मेरे को dt का इंटीग्रेशन करना है। तो dt यहाँ पर स्मॉल टाइम के लिए यूज हो रहा है। टाइम का इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं t1 से t2 तक। हम क्या बोल देते हैं कि जो टाइम है उसको मैंने किसी t1 से लेकर t2 तक इंटीग्रेट कर दिया। मतलब कोई टाइम का वैल्यू t1 था, वहां से लेके t2 तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया। और ऐसा बोल देते हैं कि जब t1 है, जब टाइम t1 है, तो इसका जो वेलोसिटी था वो u है, और जब टाइम t2 है तो इसका जो वेलोसिटी है वो कोई v है। जैसे t1 मान लो ये इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम पर इसका वेलोसिटी u है, और t2 अगर फाइनल टाइम है तो फाइनल टाइम पे इसका वेलोसिटी v है। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, लिमिट्स पुट कर दिया। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करूंगा तो dt का इंटीग्रेशन होता है t, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और यहां पर अपन रख देंगे अपर लिमिट t1 और लोअर लिमिट t2 इक्वल्स टू dv का इंटीग्रेशन रख देंगे v, अपर लिमिट है v और लोअर लिमिट है u। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा एक इक्वेशन दिखेगा आपको, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट का वैल्यू जब पुट करेंगे तो t के प्लेस में t2 रख देंगे, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ऑफ t1 रख देंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मैंने आपको इस तरह के इंटीग्रेशन सिखाया है। अब इंटीग्रेशन करने के बाद जब वेलोसिटीज के लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर v हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ आ रहा है, v माइनस यू इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ t2 माइनस t1। ठीक है, इस माइनस u वाले टर्म को इक्वल्स टू के उधर भेज दिया जाए अगर, तो v कैन बी रिटन एज u प्लस a t2 माइनस t1। अब जब भी क्वेश्चन होगा ना, मतलब बहुत बार आप देखोगे 90% टाइम जो क्वेश्चन होता है उसमें मोशन को जनरली t1 इक्वल्स टू 0 सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। मतलब जब मोशन एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि टाइम जो है वो 0 सेकेंड का है, और t2 टाइम को मान लेते हैं कि कोई t टाइम के बाद हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैंने ये बोल दिया कि जब मैंने मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया उस समय का टाइम मैंने 0 मान लिया, और मुझे किसी भी t टाइम के बाद, 0 से किसी t टाइम के बाद का वेलोसिटी जानना है। अब अगर मैं t1 t2 का वैल्यू रिप्लेस कर दूं ना, अगर मैं t1 t2 का वैल्यू रिप्लेस कर दूं, आप फिर से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, तो v कैन बी रिटन एज u प्लस a, t2 के प्लेस में t, t1 के प्लेस में 0। ऐसा एक इक्वेशन बन रहा है क्या, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब बोलेगे सर ये रिलेशन तो हमने देखा है, ये रिलेशन तो हमने अपने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है। किसी भी वेलोसिटी, मतलब किसी भी पार्टिकल का अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, उसका एक्सेलरेशन पता है, तो आप किसी भी टाइम t के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इस रिलेशन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो क्या। या रिवर्स वे में भी सोच सकते हो कि अगर आपको फाइनल इसी से ना एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। कैसे, एक्सेलरेशन को ऐसा भी तो लिखते हैं ना, एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये v माइनस यू चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। v माइनस यू अगर 80 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन को v माइनस यू डिवाइडेड बाई t लिख सकते हैं क्या। यही तो एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन है ना जो हमने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो या ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। दोनों फॉर्मूलाज को हमने फाइंड आउट कहां से किया है, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt।
ये पहला रिलेशन है जो हमें याद रखना है। अभी ऐसे और भी रिलेशन आएंगे, आप इतना रिलेशन स्क्रीन पॉज करके क्या करोगे, नोट करोगे। घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक तो घर में बहुत ज्यादा गर्मी है और फैन भी ऑन नहीं कर सकता, फैन ऑन कर लूंगा तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। इरेज। आगे देखते हैं, हमने अब सेकंड रिलेशन फाइंड करते हैं। सेकंड रिलेशन हमने क्या देखा है, हमने एक्सेलरेशन का एक और डेफिनेशन देखा है। एक्सेलरेशन जो है वो v dv अपॉन ds है क्या। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जब भी मैं v लिखता हूँ, ये dv लिखता हूँ, ये v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी है ना, ये एवरेज है या एवरेज नहीं है। ये कभी भी अगर मैं लिख रहा हूँ a मतलब यहाँ पर क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dv का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ds का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस ds वाले टर्म को इधर भेज दूं, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, a टाइम्स ऑफ ds ऐसा लिखा जा सकता है और यहाँ पर आ जाएगा v dv। अब फिर से इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वीडीवी। अब फिर से ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है, तो ए को बाहर निकाल दिया, तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डीएस। ये जितना कुछ भी हम डिराइव कर रहे हैं वो सारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिराइव कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये सारा फॉर्मूला जो डिराइव कर रहे हैं ना वो सब बेकार हो जाएगा, फिर यूज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन v dv। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ds है और यहाँ पर v dv है। ऐसा मान लेते हैं कि जब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 0। जब पार्टिकल का वेलोसिटी कोई v है तब तक पार्टिकल कोई s अमाउंट डिस्प्लेस कर चुका होगा। तो इस तरह से मैंने लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको क्या करते हैं ना, इंटीग्रेट करके अपन वैल्यूज पुट करते हैं। a कांस्टेंट था, बाहर रहने दिया। ds का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो सिंपल s आ जाएगा, तो मैंने s लिख दिया। फिर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s इक्वल्स टू v dv। x dx का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता था, तो v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, v स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। लोअर लिमिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, लोअर लिमिट हमारे पास u है और अपर लिमिट यहाँ पर v है, ठीक है। अब फिर से अगर मैं वैल्यूज लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो, अपर लिमिट में फर्स्ट वाले टर्म में अपर लिमिट में s लिख देंगे, लोअर लिमिट में आ जाएगा 0। तो लोअर लिमिट नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तो v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस के साथ तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 को कॉमन लेके इस तरफ भेज सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब देखो ये सब स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ये सब बहुत अजीब लगेगा, सर ये कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जरा सा भी डाउट हो तो आप मुझे पूछना, लेक्चर्स में व्हाट्सएप में आप मुझसे पूछ सकते हो। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस यू स्क्वायर को अगर मैं उधर भेज दूं तो वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से हम v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये रिलेशन भी पढ़ा है क्या, बिल्कुल सर पढ़ा है। अब अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं किसी भी इंस्टेंट का फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या। तो ये मेरे पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और s में रिलेशन आ गया। ये होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस at पहला इक्वेशन था, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमने क्या देखा कि हमने, हमारे पास क्या आया था, वेलोसिटी है ना, हाँ वेलोसिटी हमारे पास ds अपॉन dt आया था क्या, ये जो वेलोसिटी है वो ds अपॉन dt आया था। अच्छा, मैंने पहला रिलेशन ये देखा है कि ये जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, उसको मैं u प्लस at लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं v के प्लेस में ये पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो यहां पर इक्वेशन ऐसा बना सकते हैं क्या, u प्लस
AT dt इक्वल्स टू ds। अब ये जो dt टर्म है वो udt हो जाएगा पहला टर्म, और दूसरा टर्म हो जाएगा a टाइम्स ऑफ t dt। ये दूसरा टर्म लिख सकते हैं इक्वल्स टू ds, लिखा जा सकता है सर, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ तो हमने बचपन में भी सीखा है सर। अब फिर से एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जहां से बचा के कौन निकालेगा अपने को, इंटीग्रेशन। जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाए, जब भी ऐसा लगे कि अब जिंदगी खत्म हो गई, तो अब तुमको यहां से बाहर कौन निकालेगा, इंटीग्रेशन। अब फिर से तुम क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहला टर्म आएगा इंटीग्रेशन में u dt, पहला टर्म क्या आ जाएगा u dt। सेकेंड टर्म में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, और यहां पर इंटीग्रेशन आ गया t dt। फिर इंटीग्रेशन में के अंदर आ जाएगा ds, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करके मैंने हर जगह इंटीग्रेशन लिख दिया। 0 से t तक, 0 से t तक, 0 से t तक, 0 से s, इस तरह से लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी तो कांस्टेंट है ना। पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से स्टार्ट कर चुका है, मोशन पार्टिकल ने क्या किया, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मोशन उसने स्टार्ट कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही है, वो तो फिक्स है, तो उसको भी आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो यहां पर ऐसा आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर dt 0 से t प्लस a, t dt का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आया 0 से t तक। ds का इंटीग्रेशन करोगे तो s हो जाएगा 0 से s तक। फिर से dt का इंटीग्रेशन यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और सिर्फ अपर लिमिट में वैल्यू आएगा क्या, तो अपर लिमिट में ut लिख दिया मैंने, प्लस यहां पर अपर लिमिट में t स्क्वायर बाई 2 आएगा, लोअर लिमिट तो कुछ नहीं होने वाला, तो ये हो जाएगा हाफ a t स्क्वायर इक्वल्स टू s। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करोगे, तो s को हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन का, मोशन का थर्ड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो हमारे पास तीन रिलेशन आ गए, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तीन रिलेशन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन एक और भी रिलेशन होता है, उसको भी बता देता हूँ, एक और भी रिलेशन है उसको भी बता देता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं पहले, फिर वो रिलेशन समझना ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लो मैंने बोला कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक पार्टिकल था जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड का। कोई पार्टिकल है जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया, 20 मीटर पर सेकेंड का, और उसमें एक्सेलरेशन रखा गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उसमें एक्सेलरेशन रखा गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब ये बोला गया है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द displacement of the particle, find the displacement of the particle in 10 सेकेंड। पहला क्वेश्चन लिखा है in 10 सेकेंड, और एग्जैक्टली सेकेंड स्टेटमेंट ऐसा लिखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, find the displacement of the particle in 10th सेकेंड। ठीक है, पहला इक्वेशन मेरे पास ये लिखा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 10 सेकेंड, मतलब पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 10 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्रिकेट मैच का। अभी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट मैच में है, अगर मान लो मैंने बोला कि रन स्कोर्ड बाय अ टीम इन 20 ओवर्स, मैंने आपसे पूछा
कि रन स्कोर्ड बाय अ टीम, कोई क्रिकेट का आईपीएल का टीम है, मान लो एक सड़ी सी टीम ले लेते हैं आरसीबी। अब रन स्कोर्ड बाय आरसीबी इन 20 ओवर्स। अब 20 ओवर्स में अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि 0 से लेके 20 ओवर्स तक आरसीबी ने जो स्कोर बनाया है वो मुझे जानना है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछता, रन स्कोर्ड बाय आरसीबी इन 20th ओवर, इसका मतलब क्या है, जब 19th ओवर से लेके 20th ओवर के बीच में जो रन स्कोर किया गया वो पूछा जा रहा है क्या? तो अगर आप दोनों क्वेश्चन देखोगे ना तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 10 सेकेंड्स, मतलब 0 से लेकर 10 सेकेंड तक पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बताओ। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एग्जैक्टली 10 सेकेंड, मतलब 9 सेकेंड के खत्म होने से 10 सेकेंड तक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताओ। मतलब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो डिस्प्लेसमेंट वाले दो ही फॉर्मूला है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, एक तो ये फॉर्मूला है, और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है। एक बात हमेशा याद रखना, इन दोनों फॉर्मूलाज में जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो कभी भी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये सब जो फॉर्मूलाज हम डिराइव करते हैं उसमें ऐसा मान के हम डिराइव करते हैं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा था, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि s जो है वो उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर s पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और वो भी डिस्प्लेसमेंट कब, तो 0 से लेकर t इंटरवल ऑफ टाइम तक, मतलब जब पार्टिकल के मोशन को आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया और जो भी t टाइम तक वो चला होगा उस समय में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को मैंने s लिखा है। तो यहाँ पर जो s है या यहाँ पर जो s है वो 0 से लेके t टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है। अब पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। पहला क्वेश्चन क्यों आसान लगेगा? क्योंकि आप अगर देखोगे तो 10 सेकेंड में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका एक्चुअल मतलब है 0 से लेकर 10 सेकेंड तक में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं बोलूं कि s का मेरे को रिलेशन फाइंड करना है तो मैं या तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा या ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, कौन कौन से वैल्यूज गिवन है, देखो फाइनल वेलोसिटी पता है क्या? सर ये नहीं पता है सर। इनिशियल वेलोसिटी पता है, 2 पता है भाई, 2 सबको पता है। ए भी पता है, एस भी अननोन है। एक इक्वेशन में 2 अननोन, काम बन सकता है क्या? नहीं। अगर एक इक्वेशन में एक अननोन होगा तभी काम बन सकता है, मतलब ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। अगर मैं सेकंड वाले फॉर्मूला पे बात करूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी देखो s फाइंड आउट करना है, एक वेरिएबल, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता ना। ये एक्चुअल में ये जो टाइम है वो टाइम इंटरवल होता है 0 से लेके t टाइम तक, तो टाइम इंटरवल भी पता है, हाफ पता है, a पता है और t पता है, मतलब t का स्क्वायर भी पता है। तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकता हूँ क्या? तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करके। तो s मुझे कैलकुलेट करना है, ut इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 इंटू टाइम के प्लेस में 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना हमारे पास, एक्सेलरेशन है 5 और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अगर करोगे तो 100, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दोगे इसको तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 150। सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ जाएगा, 350 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 से 10 सेकेंड में। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड करना है, लेकिन 0 से 10 सेकेंड में ही, एग्जैक्टली 10 सेकेंड में फाइंड करना है। अब देखते हैं, देखो पार्टिकल, ये सब हम स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ रहे हैं। मान लो मैंने बोला कि पार्टिकल जो है वो ऐसे चल रहा था, पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक आ गया इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में पार्टिकल ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पर आ गया 10 सेकेंड में, ठीक है। अब अगर मैं 9 सेकेंड के बारे में बात करूं तो 9 सेकेंड के बाद पार्टिकल जो होगा वो यहां कहीं पर होगा क्या? मान लो अगर 10 सेकेंड में वहां कहीं पहुंचा है तो एग्जैक्टली 9 सेकेंड पे ऐसा बोल सकते हैं ना कि पार्टिकल जो होगा
वो कोई पॉइंट सी पर होगा 9 सेकेंड्स के बाद। 10 सेकेंड्स पे वो बी पहुंच गया था, तो 9 सेकेंड्स पे वो कोई पॉइंट सी पर है। अब अगर मैं ए से बी का लेंथ फाइंड कर लूं और ए से सी का लेंथ फाइंड कर लूं, तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगा क्या? अब ये सी से बी जो लेंथ है ना, वही अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर मुझे एग्जैक्टली 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो सी से बी का अपन क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब मैं फाइंड कर लेता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड्स, और उसमें माइनस कर दूंगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 9 सेकेंड्स। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड मिल जाएगा क्या? हाँ या ना? बहुत ही आसान है, आप मेरे को पता है, आप वैल्यूज रख के इसको फाइंड आउट भी कर लोगे। लेकिन एग्जाम में ये तरीका यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में ये तरीका नहीं यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? तो देखो, ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया ना, आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, आप एक वैल्यूज भी आपको मिल जाएगा। मैं वैल्यू भी फाइंड करके रख देता हूँ, आपको रेफरेंस के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एस अगर लिखेंगे तो ये 0 से 10 में कितना आया था, 350 आया था। 350 माइनस 0 से 9 में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूं तो u इंटू 9, तो 20 इंटू 9 180 हो जाएगा, प्लस में हाफ 5 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर अगर मैं पुट करूं तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब 81 इंटू 5, 81 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 405 हो रहा है क्या? 81 इंटू 5 405 हो जाएगा, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 200। ये 202.5, ये 180, ये मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है 350 माइनस, सही लिखा ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या? अरे अरे अरे, ये 200 था ना पहले, 200 और ये 150, सही तो है। ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, वहां पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था क्या? 0 से 10, 10 का स्क्वायर आया था 100, तो ओ वो 250 होता है, ये 350 नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये 450 होगा। वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, आप चेक कर लेना, ये क्या होगा 450 होगा, ठीक है। ये 450 है, यहाँ पर 450, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 है, और ये 180, मतलब ये आ रहा है मेरे पास 382 के आसपास। अब इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वही क्या है, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अप्रोक्सीमेट अगर आंसर बताऊं तो यहाँ से 16 मिल रहा है और यहाँ से 50, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका कितना है, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 50, तो 66 मीटर्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? अभी कैलकुलेशन सही है ना? शायद सही है, देख लेंगे, पता नहीं क्या है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे। कैसा फॉर्मूला बनाएंगे तो वो देखते हैं। तो फॉर्मूला बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का। हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, फॉर्मूला किसका है, ये सब हटा देते हैं, ये शायद याद रखना पड़ेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन nth सेकेंड। जैसे अगर एग्जैक्टली 10 सेकेंड में जानना है तो 10 सेकेंड, अगर एग्जैक्टली 5 सेकेंड में जाना है तो 5 सेकेंड। मान लो मैंने बोला कि ए से बी पार्टिकल जो है वो किसी एन टाइम पर, पार्टिकल जो है वो किसी एन टाइम पर एन सेकेंड के बाद ए से बी ट्रैवल कर रहा है, और एन माइनस 1 सेकेंड पर वो पॉइंट सी पर पहुंच गया। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इन एनी nth सेकेंड, तो डायग्राम के हिसाब से ये लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, मतलब 0 से n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 0 से n माइनस 1 सेकेंड। बिल्कुल सर, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर लिख दो एस nth इक्वल्स टू एस एन। हम क्या जानते हैं, s का फॉर्मूला क्या है, s को लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इनिशियल। अब मैं एस एन के प्लेस में अगर लिखूं तो टाइम को क्या रख दूंगा, जहां पे भी t है वहां पे n रख दूंगा, तो ये आ जाएगा ऐसा u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1। अब अगर आप t के प्लेस में n माइनस 1 रखोगे तो पहला टर्म ऐसा आ जाएगा
un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एस एन एन इक्वल्स टू, यहां पर रखा un प्लस ये हो गया an² डिवाइडेड बाई 2, माइनस बाहर रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। un माइनस u प्लस ये डायग्राम का भी काम हो गया है तो डायग्राम भी हटाया जा सकता है, प्लस यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर होगा। तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म हो जाता है n², उसमें a/2 डिवाइड कर दो। दूसरा टर्म है 1, उसमें भी a/2 डिवाइड कर दो। तीसरा टर्म है माइनस ऑफ 2n, उसमें भी a/2 क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 से ये 2 गेट कैंसिल। अब माइनस अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एस एन एफ कैसा आ जाएगा, यहाँ पर है un प्लस an² डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ un प्लस u माइनस ऑफ an² डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ a/2 प्लस a टाइम्स ऑफ n। लिख सकते हैं ऐसा, जो भी सिंप्लीफाई हो सकता है या कैंसिल आउट हो सकता है उसको तो गायब कर दो भाई साहब। an²/2 प्लस में an²/2 माइनस में मैंने कैंसिल आउट कर दिया, un मैंने कैंसिल आउट किया। अब अगर मैंने कैंसिल आउट कर दिया इतना, तो मेरे पास एस एन एथ का वैल्यू क्या बच रहा है, एस एन एथ का वैल्यू आ रहा है, ये सब कैंसिल हो गया, एक टर्म u का बच रहा है यहाँ पर। अच्छा, a का टर्म इधर भी है, a का टर्म इधर भी है। मैं अगर दोनों से a कॉमन बाहर निकाल दूं, मैंने माइनस a बाहर निकाल दिया, मान लो अगर मैंने माइनस a बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस a बाहर निकालने से ये माइनस a मल्टीप्लाई हुआ ना, अगर मैं माइनस a बाहर निकाल दूं या प्लस a ही बाहर निकालते हैं, माइनस a से अच्छा फॉर्मूला नहीं बन रहा है, प्लस a अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बच रहा है मेरे पास n, an का a चला गया और यहाँ पे आ जाएगा -1/2। इसको और अच्छा लिख सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सुंदर, क्या लिख देंगे, a 2n-1 और जो एलसीएम था उसे 2 बाहर लाके रख दिया। ये एसएनएथ का फॉर्मूला है जो हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये चौथा इक्वेशन, देखो स्टार्टिंग के 3 इक्वेशन शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये 4th इक्वेशन है जो आप क्या करोगे, याद रखोगे। अब जो क्वेश्चन आया था 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, अब देखो बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, सॉरी s 10 सेकंड, u का वैल्यू 20 रखना था, एक्सेलरेशन 5 रखना है, 5/2, 2 टाइम्स ऑफ 10 -1, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 5/2, ये 2 into 10 is 20, 20 minus 1 19, यहाँ पर आ जाएगा 19। तो 19 into 5, 19 into 5 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 95, 95 डिवाइडेड बाई 2, तो 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको 20 मान लूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 1 हो गया और ये हो जाएगा 10, अप्रोक्सीमेटली 70 आ रहा है। उस समय कितना आ रहा था, सॉरी 20 और ये 5/2, 2 into 10, 10 minus 1, हाँ उस समय शायद 66 आ रहा था। मतलब यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 70 आ रहा है, वहां पर भी अगर मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखा था तो वो भी मेरे पास ऐसा ही कुछ आया था। आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना, जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगे। अभी मैंने रफ में कैलकुलेशन किया है इसलिए जो वैल्यूज आए हैं वो रफ के जैसे आए हैं, ठीक है। मेरा मोटिव कभी भी कैलकुलेशन समझाना नहीं है, मेरा काम फिजिक्स समझाना है। इस तरह के फॉर्मूलाज कैसे डिराइव करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो समझाना है। न्यूमेरिकल्स कैसे पुट करोगे, वैल्यूज कैसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन तुमको खुद से आना चाहिए। कैलकुलेशन में मैं और कोई और टीचर नहीं हेल्प कर पाएगा, कैलकुलेशन आपको खुद से सीखना है। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिविजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये कोई टीचर नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल। ये 4 इक्वेशंस थे जिन पे बेस्ड हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक सिंपल सा प्रॉब्लम और देखते हैं। मान लो ऐसा बोला गया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं
कि कोई पार्टिकल था, ठीक है, कोई पार्टिकल था, इफ इनिशियल वेलोसिटी of a particle, if initial velocity of a particle is u, initial velocity of a particle is u, then on giving a retardation, then on giving a retardation, the particle comes to rest, the particle comes to rest after s distance, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी u का है और मैंने उसको कुछ रिटार्डेशन दिया, तो उस रिटार्डेशन के कारण पार्टिकल जो है वो कुछ s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक गया। इफ द initial velocity, if the initial velocity is doubled for the same retardation, for the same retardation, for the same retardation, find the stopping distance, find the stopping distance, for the same retardation find the stopping distance। आपको stopping distance क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन देखो, ऐसे सोचोगे तो बोलेगे सर कुछ तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है क्या सॉल्व करना है। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन जब भी आए ना, तो पहले तो तसल्ली से सोचो, तसल्ली से सोचो, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ो, फिर देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, और जो गिवन है और जो पूछा गया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे जिससे अपना काम बन जाए। और अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका एक डायग्राम फ्रेम कर सकते हो ना, तो वो तो सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा या डायमंड पे सुहागा है। सोना तो आजकल नहीं, सोना यार अभी महंगा है, सोना महंगा है, सोने पे सुहागा है, लेकिन डायमंड भी महंगा है, डायमंड पे सुहागा है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो बोलेगा सर मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन को लाइन से पढ़ो, एक एक करके। पता है, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट करना एक आर्ट है, एक जादू है, जो कुछ ही लोग कर पाते हैं। जो ये जादू कर लेगा ना, क्वेश्चन को पढ़ के डेटा कलेक्ट कर लेगा, फॉर्मूला वही है भाई, 4-5 फॉर्मूलाज जो बताए वही फॉर्मूलाज है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। उन्हीं फॉर्मूलाज को सब यूज करेंगे। कुछ लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ लोगों से नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन? 2 कारण है। एक तो उनकी अंग्रेजी खराब है, अंग्रेजी खराब है इन द सेंस कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। दूसरा, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता, वो पढ़ तो लेंगे लेकिन जब जैसे जैसे आगे का पढ़ते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे। और तीसरा, अगर वो पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ भी लिया, तो उनका मैथ्स खराब है, वो कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जिनको इन 3 बीमारियों में से कोई भी बीमारी नहीं है ना, वो फाइनल आंसर तक पहुंच जाएगा, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए। अभी देखते हैं क्या क्या मेंशन है वो देखो। इफ इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहला बात किसका किया गया है? इनिशियल वेलोसिटी का बात किया गया है। ऐसा बोला गया कि किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कितना, u। अब इस पार्टिकल को मैंने क्या किया, रिटार्डेशन देना स्टार्ट किया। अब रिटार्डेशन दिया है मतलब इसका स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? अगर मैंने इसको रिटार्डेशन देना स्टार्ट किया तो इसका स्पीड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट में आ गया मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया क्या? ये सब बातों से आपको क्वेश्चन को क्या करना होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है। पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, पार्टिकल अगर रेस्ट में आ गया मतलब क्या हो गया, जो उसका फाइनल वेलोसिटी है वो 0 आ गया। और ये रेस्ट कब आया? जब तक वो s डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका था, ये s डिस्टेंस जब वो मूव कर चुका था, तब उसका वेलोसिटी u से 0 हो गया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया, अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया फॉर द सेम रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वही रखना है जो पहले रखना था, तो अब कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब रिटार्डेशन स्टार्ट होने से लेकर पार्टिकल जब तक रुक नहीं जाता तब तक जो वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है
तो मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम उसने क्या बोला कि पार्टिकल जो है वो कोई ए पॉइंट से, पार्टिकल जो था वो कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट चला गया। जब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और a से b की दूरी जो है वो कुछ तो s की है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटार्डेशन है। फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ है मतलब रिटार्डेशन है, लेकिन रिटार्डेशन का रेट मेरे को नहीं पता। तो फॉर फर्स्ट केस के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। मैं रिटार्डेशन कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, ये फॉर्मूला को यूज करके, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इस वाले फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो v स्क्वायर के प्लेस में रख दो 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, मुझे पता नहीं है, a मैं ढूंढना चाहता हूं, और डिस्प्लेसमेंट तो ऐसी है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस ऑफ u स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस। यहां से जो रिटार्डेशन का वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे जो रिटार्डेशन का वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो रिटार्डेशन नेगेटिव आ गया, आपने तो बोला था कि रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन नहीं होता। हमेशा के लिए नहीं बोला है। जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा ना, जैसे पार्टिकल अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे चल रहा था, तो अगर तुमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना है तो डेफिनेटली रिटार्डेशन इस तरफ होता, तब जाके क्या होता, वो इसको रोक पाता ना। अगर चलने की टेंडेंसी इधर है और फोर्स अगर इधर होता तभी तो इसको रोक पाता ना। तो चलने की टेंडेंसी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो अगर ये a से b अगर पॉजिटिव है तो b से नेगेटिव होता ना, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। बात समझ में आया क्या? अब सेकंड सिनेरियो क्या बोला जा रहा है, फॉर सेकंड केस। सेकंड केस के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं अपने को कि जो फाइनल वेलोसिटी वो है, अभी भी जो व्हीकल है उसको अभी भी रुकना है, लेकिन जो मैंने उसका इनिशियल वेलोसिटी है ना, मान लो u डैश, उसको मैंने 2 टाइम्स ऑफ u रखा है, पहले वाले का ट्वाइस रख दिया। अब कीपिंग द सेम रिटार्डेशन जो पहले मिला था, पहले रिटार्डेशन कितना मिला है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s का रिटार्डेशन मिला है क्या? कीपिंग द सेम रिटार्डेशन, अब जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा s डैश, वो मुझे कैलकुलेट करना है। मैं फिर से u है a है s है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? अब अगर फॉर्मूला वापस से यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। v का स्क्वायर 0, u का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर प्लस 2, रिटार्डेशन के प्लेस में माइनस ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ s इंटू s, जो भी कैंसिल होता है, इंटू s डैश लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अब जो सेकंड वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो s डैश है। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, u स्क्वायर इंटू s डैश हो गया यहाँ पे, 4 स्क्वायर आया, हाँ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई साहब। देखते हैं, ये 4u स्क्वायर को मैं इक्वल्स टू के उधर भेज दूं अगर, तो 4u स्क्वायर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर 2s s डैश, 2 से 2 गायब कर सकते हैं, u स्क्वायर से u स्क्वायर गायब कर सकते हैं, तो s डैश का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ s आ जाएगा क्या? हाँ या ना? आसान था क्या क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन आसान है, मेरे को लगता है आपको समझ में भी आ गया है। आप चाहो ना तो एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। ट्रिक क्या होता है ना, एक शॉर्टकट होता है, अगर याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रहे तो सॉल्व कर लेना। अगर इनिशियल वेलोसिटी u का है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u का है और a रिटार्डेशन पे, a रिटार्डेशन में स्टॉपिंग डिस्टेंस s का है, और अगर तुमने ये, अगर पहला केस गिवन था और क्वेश्चन पूछा जाए कि तुमने स्पीड को, अगर इनिशियल स्पीड को n टाइम्स कर दिया, तो फॉर द सेम रिटार्डेशन जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ना, वो n स्क्वायर हो जाता है, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ s। तो जैसे यहाँ पर देखो, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी u था, मैंने उसको डबल किया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ s हो गया। अगर मैंने
इनिशियल वेलोसिटी को 3 टाइम्स किया होता ना तो यहाँ पे 9 into s आता। आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके देख लेना, सॉल्व करके देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ये याद रख सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये याद हो जाएगा हमें तो याद रख सकते हो, नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारे पास हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, ऐसा बोला गया कि एक ट्रेन है, एक बड़ी सी ट्रेन है, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेस है, राजधानी है, कौन सा ट्रेन है मेरे को नहीं पता, लेकिन ट्रेन तो है भाई साहब। एक इस तरह का एक बड़ी सी ट्रेन है, ठीक है। और ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का लेंथ बताया गया कि ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना है, ट्रेन का लेंथ है L। अच्छा, और यहां पर क्या है ना, यहां पर एक पोल है, ट्रेन रेलवे ट्रैक के पास में देखोगे तो पोल लगे हुए होते हैं। अब यहां पर जो ट्रेन का ड्राइवर है ना, यहाँ पे ट्रेन का ड्राइवर है, ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर ने क्या देखा कि वो जब इस पोल को क्रॉस कर रहा है ना, वो जब इस पोल को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन का स्पीड है u। इस ड्राइवर ने क्या देखा कि ये जब ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन का स्पीड है u। अच्छा, अब ट्रेन के पीछे में एक गार्ड भी बैठा होता है, ट्रेन के पीछे में एक गार्ड भी बैठा होता है। ये गार्ड ने क्या किया, ये गार्ड ने नोटिस किया कि जब ये ट्रेन यहां पर है, मतलब ये जब गार्ड यहां पर आ गया ना, मतलब ट्रेन ये बढ़ के आगे चला गया होगा। मान लो ट्रेन यहां आ गया, ट्रेन यहां आ गया, ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पे जो गार्ड था, इस गार्ड ने क्या नोटिस किया कि वो जब इसको क्रॉस कर रहा है ना, वो जब इसको क्रॉस कर रहा है तब ट्रेन का स्पीड कितना है v। बात समझ में आ रहा है। जब ड्राइवर ने पोल को क्रॉस किया तो ड्राइवर ने बोला कि ट्रेन का स्पीड है u। जब गार्ड ने इसको क्रॉस किया तो इसने बोला स्पीड है v। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर एक पैसेंजर है, अगर एक पैसेंजर है जो ट्रेन के आधे में बैठा हुआ है, एक पैसेंजर है जो ट्रेन के आधे में बैठा हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन ये पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन when the passenger passes the pole। जब ये पैसेंजर पोल को पास करेगा, passes the pole, जब ये जो पैसेंजर है वो पोल को पास करेगा तो ट्रेन का स्पीड कितना है वो बताएं। अब क्वेश्चन देखो, तुम अगर सोचोगे ना तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान? मैं पोल को मान लेता हूँ रेफरेंस। मान लो मैं पोल पे खड़ा हूं, यहाँ पे रजनीकांत स्टाइल में, यहाँ पे पोल पे खड़ा हूं और मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ। पोल के पास में खड़ा हूँ ऐसे टिका के, मस्त से पोल में खड़ा हूँ ऐसे, सिगरेट नहीं उड़ा रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत चीज नहीं, गलत चीज नहीं। पारिवारिक क्लास है, नॉर्मल अच्छी क्लास है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अभी ऐसे भी वो मीडिया परेशान हो गया है हमारा, ड्रग्स दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। अर्नब चाचा परेशान हो गए अभी। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं करनी है। मान लो यहाँ पे मैं पोल के पास में खड़ा हूँ। अब मैं क्या देखूंगा, जब ट्रेन का ड्राइवर मेरे पास है, ठीक है, मतलब मैं ऐसा मान लेता हूं कि जब ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, जब मैं ट्रेन को देखना स्टार्ट कर रहा हूं तो ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी u का है क्या? बिल्कुल। अच्छा, फिर जब ये ट्रेन, देखो ये ट्रेन यहां से चल के यहां आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया ट्रेन ने। जब डिस्प्लेसमेंट कोई l लेंथ का हो गया तो जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ v का आ गया क्या? ये सब मैं देख रहा हूं। मैंने जब देखा कि जब ये ड्राइवर मेरे को पास कर रहा था तो ट्रेन का स्पीड है u, और जब गार्ड मेरे को पास कर रहा है तो इसका स्पीड कितना है v। इसका मतलब मैंने ये देखा कि ट्रेन जब l लेंथ आगे चला गया ना तो इसका स्पीड u से v हो गया। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और फाइनल वेलोसिटी है। मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, हम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया है वो खुद से ट्राई करेगा।
अब हम फॉर्मूला जानते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as का होता है। v का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितना है, v स्क्वायर ही है, v स्क्वायर को v स्क्वायर रहने दिया, इनिशियल वेलोसिटी भी u है, u स्क्वायर रहने दिया, प्लस 2a टाइम्स ऑफ s, s डिस्प्लेसमेंट कितना है, l का डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन को ये लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हम फाइंड आउट करके रख सकते हैं क्या, जो भी गिवन डेटा था उसको यूज करके मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे पैसेंजर ने ट्रेन का स्पीड क्या देखा वही तो मुझे जानना है ना, मतलब पैसेंजर जब पोल को पास कर रहा होगा तब ट्रेन का क्या स्पीड है ये फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे के लिए ये ट्रेन l/2 लेंथ मूव कर गया होगा तब ट्रेन का क्या स्पीड है वही तो मेरे को फाइंड करना है। तो अब मैं बोलता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी अभी भी u है, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी u है मेरे के लिए, लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो l/2 का है क्या। जब l/2 डिस्टेंस ट्रेन आगे चल जाएगा तब मुझे पैसेंजर मिल जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने l/2 रख दिया। फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता इस बार, यही तो मुझे कैलकुलेट करना है ना, जब ये पैसेंजर मेरे को क्रॉस करेगा तब ट्रेन का क्या स्पीड है वही तो मेरे को फाइंड करना है। लेकिन एक्सेलरेशन तो वही है ना जो यहाँ पे फाइंड किए थे पहले वाले केस में, v स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l का। इनिशियल वेलोसिटी पता, डिस्प्लेसमेंट पता, एक्सेलरेशन पता, v निकालना है, तो ये फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, इसको मैं v डैश रख देता हूँ, ठीक है, ये v डैश रख देते हैं जो मुझे कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी अभी भी u स्क्वायर का है प्लस 2, एक्सेलरेशन के प्लेस में रख दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, और l के प्लेस में रख दो l डिवाइडेड बाय 2, जो भी कैंसिल आउट होना है कैंसिल आउट कर दो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। v डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 एलसीएम लेके जब ऊपर आएगा तो 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा आसान और क्या बना सकते हैं, v डैश का होल स्क्वायर, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा देते हैं क्योंकि पुराना जाएगा तभी नया आ पाएगा। यहाँ पे v डैश का स्क्वायर जो आया ना, v डैश का स्क्वायर सॉल्व करने पर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मतलब v डैश जो अपने को कैलकुलेट करना था, पैसेंजर को क्या स्पीड दिखेगा, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर है। फॉर्मूला वही है जो 9th में 10th में पढ़ा था, बस सोचने समझने का तरीका थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा सर, ये बैठे बैठाए तो नहीं बढ़ेगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतना बातें समझ में आएंगी। जब भी काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम आए ना तो बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, क्वेश्चन को पहले तसल्ली से पढ़ना है, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आए तब तक पढ़ते रहना है, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना, फॉर्मूला में वैल्यू डालना कोई बहुत ही 30 मार खा बनने वाला बात नहीं है। 30 मार खा बनने वाला बात है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझने के आप क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना, उसका एक डायग्राम फ्रेम करने की कोशिश करना। एक बार तुमने क्वेश्चन का डायग्राम फ्रेम कर लिया ना तो तुमसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही गिने चुने फॉर्मूलाज हैं। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैकेज है, तुम्हारे पास डीसी पांडे है, तुमको जो अच्छा लगता है तुम उसको सॉल्व करना, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। आज इतना ही रहने देते हैं।